वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का अध्ययन करेंगे जो आपके सीजी के हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का केवल ओवरव्यू देखेंगे जिससे आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास को समझने में आसानी होगी। आइए छत्तीसगढ़ के इतिहास का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकालीन काल और तीसरा है आपका आधुनिक काल। प्राचीन काल को हम फिर 2 भागों में बांटते हैं जिसमें से है आपका प्राचीन काल और दूसरा है आपका क्षेत्रीय राजवंश। प्राचीन काल के अंतर्गत ये कुछ काल समाहित है इसमें, जिसमें सबसे पहला है आपका पाषाण काल। पाषाण काल उस काल को कहा गया जिसमें इतिहास का अध्ययन पाषाण के आधार पर किया गया, तो उस काल को पाषाण काल कहा गया। इसमें भी अलग अलग पत्थर मिले जिसके आधार पर इसको निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा आपका मध्य पाषाण काल, तीसरा उत्तर पाषाण काल और चौथा है आपका नवपाषाण काल। नेक्स्ट देखते हैं वैदिक युग। वैदिक युग के अंतर्गत आता है रामायण काल और महाभारत काल। रामायण काल इस बार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राम पर्यटन स्थल को बनाया जा रहा है। राम जी का वनवास यहाँ छत्तीसगढ़ में था, उन स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की सरकार की योजना है, इसलिए रामायण काल और महाभारत काल दोनों ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तीसरा पहुँचते हैं महाजनपद युग। महाजनपद युग में बौद्ध काल को रखा गया है। बौद्ध के कुछ प्रमाण यहाँ पर मिले हैं बौद्ध काल के। आप जानते ही हैं सिरपुर को बौद्ध धर्म स्थली के रूप में, तो बौद्ध काल के कुछ प्रमाण मिले हैं, इसलिए महाजनपद युग में बौद्ध काल को रखा गया है। चौथा आता है आपका मौर्य काल। 323 ईसा पूर्व से मौर्य काल है यहाँ पर। उसके बाद सातवाहन काल, कुषाण वंश, मेघ वंश, नेक्स्ट है आपका वाकाटक वंश, उसके बाद गुप्त वंश। ये है आपका प्राचीन कालीन इतिहास। यहाँ पर आते हैं ये क्षेत्रीय राजवंश। क्षेत्रीय राजवंश में कुछ राजाओं ने कुछ विशेष क्षेत्रों पर राज किया था, इसलिए इसको क्षेत्रीय राजवंश करके अलग से बांटा गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय तुल्य कुल हम आगे देखेंगे। ये गुप्तों के अधीन ही शासन करते थे राष्ट्रीय तुल्य, लेकिन फिर भी इनका एक अलग से वंश था। राष्ट्रीय तुल्य वंश 4वीं से 6वीं शताब्दी। नेक्स्ट है आपका नल वंश 5वीं से 12वीं शताब्दी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये नल वंश। हर बार यहाँ से एक न एक क्वेश्चन पीएससी हो चाहे व्यापम हो आता ही है। इसको हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे आगे जब हम एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं शरभपुरी वंश 5वीं से 6वीं शताब्दी में। चौथा है आपका पांडु वंश 6वीं से 8वीं शताब्दी। ये पांडु वंश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आता ही है। 5वां है आपका बाण वंश 9वीं शताब्दी। लास्ट में एक छोटा सा वंश आता है जिसमें एक आध राजा हैं, जो है आपका सोमवंश। ये आपका प्राचीन कालीन इतिहास का भाग है ये। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास में आते हैं। मध्यकालीन इतिहास में आपका नागवंश, काकतीय वंश और कलचुरी वंश। एक बार पीएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था कि काकतीय वंश कौन से काल से संबंधित रखते हैं, तो काकतीय वंश जो है वो मध्यकाल से संबंधित रखते हैं। काकतीय वंश के बारे में ज़्यादातर की पुस्तकों में ऐसे मिलता नहीं है उसके बारे में ब्रीफ, लेकिन हम यहाँ पर काकतीय वंश को बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे क्योंकि काकतीय वंश के अंतर्गत आता है आपका बस्तर दशहरा, और बस्तर दशहरा हर साल इम्पोर्टेंट आता ही है वहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, नागवंश को 2 भागों में बांटा गया है, छिंदक नागवंश और फणी नागवंश। उसके बाद आता है आपका काकतीय वंश जिसको हम पढ़ेंगे पूरा। कलचुरी वंश 1000 से 1741 ईस्वी तक। एक बार व्यापम के किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि कलचुरी वंश का काल कब से कब तक के है, तो उसमें स्टार्टिंग किसी में 1000, किसी में 900, और उस समय बुक्स में भी हर बुक में अलग अलग डेट दिए थे, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कलचुरी वंश कब से स्टार्ट हुआ है। ध्यान रखेंगे यहाँ के जितने भी नाम हो गए वंश के नाम, चाहे उसका डेट हो गया, सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एकदम ही ऑथेंटिक है। ठीक है, आगे देखते हैं। कांकेर के सोमवंश 1191 से 1320 ईस्वी तक के। रायपुर के कलचुरी 14वीं ईस्वी से 18वीं ईस्वी तक। ये आपका मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में
यहाँ तक जब सब खत्म हो जाता है तब यहाँ पर आता है मराठाओं का राज, जिसमें मराठा काल है। मराठा भी हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पूरा शासन नहीं करते हैं। पहले अप्रत्यक्ष शासन करते हैं, फिर प्रत्यक्ष शासन करते हैं, फिर सूबा पद्धति से शासन करते हैं, फिर बीच में ब्रिटिश शासन आता है, इसके बाद आता है आपका पुनः भोसला शासन। इस तरह मराठा काल को भी 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसके सन को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद आता है राष्ट्रीय आंदोलन 1854 से 1947 तक के। छत्तीसगढ़ में 1854 से प्रारंभ हो गया था। वैसे अगर मुख्य रूप से भारत के इतिहास में देखें तो 1885 जब आपका कांग्रेस का गठन हुआ था, तब से असल में राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ था। लेकिन छुट-पुट कहीं थोड़ी जगहों पर 1854 से ही प्रारंभ हो गया था। इसलिए हम छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन को 1854 से 1947 तक का पढ़ते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का इतिहास, इस एक ही वीडियो में आपका पूरा छत्तीसगढ़ का इतिहास पूरा कवर हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे और इसको आप एक बार स्नैपशॉट या नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास का ओवरव्यू देखा है। इसका विस्तार से अध्ययन हम आने वाले वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।